उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया। सबसे मुश्किल हालात तेलंगाना में बने हैं, जहां आज भी भारी बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है और बारिश का महा अलर्ट बना हुआ है। बारिश के चलते कुछ ऐसे ही हालात कर्नाटक में भी दिखे। यहां भी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति दिखाई दी। हालात को देखते हुए कर्नाटक के कुछ इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र भी बादलों के शिकंजे में है। यहां कई इलाकों में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो आज से यहां भी बारिश का दौर लौटने का अनुमान है। हिमाचल की बात करें तो अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ये 2 तस्वीरें इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ कर्नाटक का बेलगावी इलाका है, जहां सड़क बीचों बीच से धंस चुकी है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश का सोलन है, जहां शिमला हाईवे एक तरफ से ढह चुका है। बेलगावी और सोलन दोनों जगह पर यह हाल बारिश से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद सोलन में यह सड़क खिसक गई थी, लेकिन वहां किसी तरह ट्रैफिक प्रभावित न हो, पुलिस और प्रशासन इसकी कोशिश में लगा हुआ है। भरने की तो एनएचआई लगे हुए बड़े बड़े अधिकारियों से आ रहे, इधर मौके के ऊपर प्रशासन भी आ रहा है मौके के ऊपर, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ रहा है। अभी कर रहे हैं अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये बन जाए रोड, ये जो यातायात है बहाल हो सके। वन साइड है शिमला के लिए, हम जहाँ जहाँ ये स्लाइडिंग पॉइंट है वहाँ वन साइड चला रहे ट्रैफिक। इधर दिल्ली से एक राहत भरी खबर आई है। यहाँ यमुना नदी के जलस्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अब तेजी से दिल्ली से आगे बढ़ रहा है। अभी हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं, जहां पर यमुना के जलस्तर के बढ़ने का असर साफ दिख रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सोमवार दोपहर के बाद से फिर हल्की कमी आई है और कमी का असर यहाँ भी देखा गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी रफ्तार में कालिंदी कुंज घाट पर यमुना बहती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सोमवार दोपहर के बाद से एक बार फिर यमुना के जलस्तर में गिरावट आई है। उसके बाद लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस बीच कालिंदी कुंज इलाके से एक बचाव अभियान की तस्वीरें सामने आई। दरअसल यहाँ यमुना नदी में बह रहे एक शख्स को गोताखोरों ने बचा लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सर ऐसा है ना, हमारा तो काम ये है बचाने का, तो जो भी होएगा ऊपर से कूदेगा, सुसाइड करेगा या उसे हम बचा। इसकी आवाज है, ये पुल से पता नहीं आगे से आया या पीछे से आया, तो इसने एक आवाज सी लगाई बचाओ। इतने में हमें सुन गया, इधर से हम मोटर बोट लेके भागे। उधर से मेरे जो मजदूर हैं उन्होंने, उधर से एक बोट आ रही थी मेरी, उन्होंने इनको पकड़ लिया। 3 आदमी थे उस बोट में। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। चिंगरा पगार झरना देखने पहुंचे 500 से ज्यादा पर्यटक नाले में आई बाढ़ के चलते फंस गए, लेकिन फिर घंटों फंसे रहने के बाद जब पानी कुछ कम हुआ तो पुलिस जवानों के साथ साथ कुछ और टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर इन पर्यटकों को निकाला। इधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद गिरनार की पहाड़ियों और डैम से आए तेज बहाव के निशान अभी भी बाकी हैं। इस गर्ल्स हॉस्टल में अब खुद लड़कियां सफाई अभियान में जुटी दिखाई दी। जिस दिन यहाँ पानी भर रहा था तो इन्हें ऊपर की मंजिलों में शरण लेनी पड़ी थी। यहाँ बहकर आए सैकड़ों टायर और दूसरी चीजें अभी भी हॉस्टल परिसर में बिखरी पड़ी हैं। उत्तर और पश्चिम भारत का हाल देखने के बाद दक्षिण भारत भी अलर्ट है। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में जाम लग गया। साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक समेत दूसरे राज्यों में आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है। Under the influence of this, Telangana
is likely to have light to moderate rains over most of the places during next 4 to 5 days. And today, Telangana has been issued orange warning. मौसम की दुश्वारी के बीच कर्नाटक और तमिलनाडु में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के शिव कुमार ने बेंगलुरु में अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां तक ये इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी को देखते हुए उडुपी समेत 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। असल में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर छात्रों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा राज्य सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए वहां छुट्टी का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में भी बारिश के बीच मकान कुछ इस तरह जलमग्न नजर आए। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। मंगलुरु के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। कर्नाटका में बारिश बहुत तेज रूप से हो रहा है। अभी हम कोडगु में मौजूद है। यहाँ 48 आवर्स से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और एनडीआरएफ टीम्स और 10th बटालियन टीम्स ने भी डिप्लॉय किया है। और एक और बात है कि कॉलेजेस और स्कूल्स को भी हॉलिडे डिक्लेयर किया है। सिर्फ कोडगु में नहीं, मंगलुरु में भी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग हर राज्य में ये जल संकट है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा ताकि बरसात में बेवजह आफत से बचा जा सके। हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, कोडागू से अनागा और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अलग अलग राज्यों की 6 तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको देश की महानदियों की तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां यमुना नदी का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान 205.33 से थोड़ा सा ऊपर है। वहीं दिल्ली के पास नोएडा में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। रात से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से उमस झेल रहे दिल्ली और नोएडा के लोगों को कुछ राहत मिली है। उधर गंगा में पानी का शोर अब लोगों को डराने लगा है। हरिद्वार से लेकर कानपुर तक गंगा नदी उफान पर है। कानपुर में गंगा की लहरें किनारों पर बने कई मंदिरों को अपने आगोश में ले चुकी हैं। पानी होने के बावजूद मंदिरों में पूजा पाठ जारी है। उधर नोएडा, गाजियाबाद में भी हिंडन के पानी पर उफान आया है, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूब गए। क्या है हिंडन के पास बसे इलाके के हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। हिंडन का ये रौद्र रूप शायद आज से पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। ये हिंडन अपने रास्ते में नहीं बल्कि सड़क पर बह रही है। नीचे आपको ये सड़क की लेयर भी दिखाई पड़ रही है और दोनों तरफ जहां से नदी ये बह रही है उसके दोनों तरफ आपको बहुत सारे मकान दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से आगे आप जहां तक भी देखेंगे आपको सिर्फ दोनों तरफ मकान ही मकान दिखाई पड़ेंगे। ये इस पूरी बेल्ट में मतलब लगभग 8-10 किलोमीटर के दायरे में हिंडन का यही हाल है और इस 8-10 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ लाखों घर बसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो नोएडा अथॉरिटी की ऑथराइज्ड कॉलोनियों में घर नहीं खरीद सकते महंगाई की वजह से। इनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ जब घर खरीदा था तो ये आइडिया इनको भी नहीं था कि कभी हिंडन का पानी इतना ऊपर तक आ सकता है। देखिए अभी भी आपको गलियों में तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो कि घर से पूरा का पूरा परिवार पुलिस ने हटा दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पुरुष हैं जो अब भी घर की रखवाली कर रहे हैं, घर की चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हालात इस पूरे 8-10 किलोमीटर की बेल्ट में है जहां पर लाखों घर दोनों तरफ बने हुए हैं। उन घरों में आज पानी घुस चुका है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ बना हुआ है, लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा है, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंडन ने अपना ये रूप शायद पहली बार अपनाया है। कई लोगों ने हिंडन को नदी मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि अब ये तो सिकुड़कर नाला हो चुका है, दोबारा कैसे रिवाइव होगा। लेकिन हिंडन ने इस बार अपना ये असली चेहरा दिखाया है, जिसके बाद तमाम लोग परेशान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिंडन के किनारे अवैध कॉलोनियां कैसे बन गई, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल
यहाँ बसी तमाम जिंदगियों को बचाने का है, जो कि पुलिस और प्रशासन लगातार कर रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। हिंडन में आई बाढ़ की वजह से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। प्रशासन प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पानी भर रहा है तो आपके घरों में घुस गया? घरों में घुस गया पानी, पूरे घर के खाली कर दिया गया है आधा से ज्यादा। कितने घरों में लगभग घुसा होगा? कितने लोग प्रभावित हैं उससे? घर तो बहुत ज्यादा प्रभावित है जी। सभी लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया गया है, रहने का इंतजाम किया गया है। सुबह नाश्ते से लेके और यहाँ प्रशासन का, शासन का पूरे तरीके से पटवारी और सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरे घर होंगे जिनमें पानी भरा होगा? देखिए, घर की अगर बात करें तो 300-400 घरों में पानी भर गया है, लेकिन ये गनीमत है कि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है और प्रशासन ने समय रहते ही सबको अलर्ट कर दिया, सारे घरों को खाली करा दिया। जो स्कूल्स हैं और जो यहाँ पे बारात घर हैं उनमें लोगों को शिफ्ट कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है, रहने के लिए लाइट की वहाँ व्यवस्था है। यहाँ की फिलहाल लाइट काट दी गई है। कभी सोचा था आप लोगों ने, कभी सोचा था कि जो है आपके घरों में पानी आ जाएगा? वो हिंडन जो छोटी सी दिखाई, कभी नहीं सोचा था। और इससे पहले हम बचपन से इतने बड़े हो गए, आज तक हमने इतना पानी इस नदी में नहीं देखा। लोग अभी भी अंदर से अपने घर का जो जरूरी सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। देखिए, इनके हाथ में गैस है, सिलेंडर है, उनके पास दूसरा किचन का सामान है। क्या स्थिति अभी घर की है आपकी? सर, पानी बहुत ज्यादा आ गया है, घर के अंदर घुसने लगा है। इसी वजह से जा रहे हैं कि विद्यालय में रहकर गुजारा बसर करेंगे। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में फैमिली सहित हैं, 4 लोग हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी भर गया तभी जा रहे हैं। तो वहीं बनाएंगे खाएंगे? हाँ, वहीं बनाएंगे खाएंगे। और क्या लिए आप? सर, घर की गृहस्थी का सामान है। क्या क्या है? और जो कपड़े लेते हैं और इंतजाम है घर में। परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कोई भी घर में रहना मुश्किल है उनके लिए। लगातार वो बाहर निकल रहे हैं और स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। इंतजार इन सबको यही है कि कब हालात वैसे बनेंगे जब इनके घर से हिंडन का ये पानी बाहर जाएगा और ये अपने घर में वापस अंदर जा पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के काम लगातार जारी है। वहां के एक इलाके में झोपड़ी में फंसी एक महिला को बचाने के लिए टीम पहुंची, लेकिन महिला ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। बाद में समझाने के बाद महिला अपनी झोपड़ी में विराजमान मूर्ति के साथ सुरक्षित जगह जाने के लिए तैयार हुई, जिसके बाद गर्दन तक आ चुके पानी के बीच महिला और माता की मूर्ति को निकाला गया। और अब बात अधिक मास में आस्था और भक्ति की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा की और उनका विधि विधान से अभिषेक किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भैरव मंदिर भी गए। वहां उन्होंने भगवान काल भैरव के दर्शन किए और उनकी आरती उतारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली। इस भक्तिमय यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने हिस्सा लिया। पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान महाकाल की पूजा की, फिर नगर भ्रमण पर निकले। महाकाल की पालकी के साथ पदयात्रा की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा सा डमरू भी बजाया। पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पे फूलों की बरसात की गई। और चलिए अब चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां कांवड़ियों के स्वागत में फूलों की बरसात की गई। अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से कांवड़िए और दूसरे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इस काम के लिए गुलाब और गेंदे समेत कई दूसरे फूलों की पंखुड़ियों को चुन चुनकर जमा किया गया, हेलीकॉप्टर में रखवाया गया। फिर अयोध्या के आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर ने इस अनोखे अंदाज में स्वागत किया। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई है। और उससे पहले जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की, एक साथ इकट्ठा फूलों को किया गया, उनकी पंखुड़ियों को अलग किया गया और अयोध्या में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।
इस साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड अभी से टूट रहा है। अभी कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का जत्था लगातार अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो रहा है। लिहाजा बाकी बची यात्रा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर यात्री बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बालटाल हो या पंथा चौक बेस कैंप, हर तरफ अमरनाथ यात्रियों का जत्था दिख रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलने को लेकर श्रद्धालु पूरे जोश में हैं। भोलेनाथ के दर्शन है, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं सभी हम लोग, सब लोग 50 लोगों का ग्रुप है। पवित्र गुफा है ये हमारी, पवित्र गुफा को हम लोग काफी मानते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो इसका इधर तक आना हमारे सपना होता है कि यहाँ आके हम लोग दर्शन करें, इतना अच्छी चढ़ाई करें, ऐसे भोले बाबा के दर्शन हो जो स्वयं भू प्रकट हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं और भोले बाबा के दर्शन। इस साल अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महज 24 दिनों की यात्रा में 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। पिछले साल 43 दिन की यात्रा के दौरान 3,65,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, लेकिन इस साल 24 दिन में ही 3 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी भी 1 महीने से भी ज्यादा समय अमरनाथ यात्रा में बचा है। उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो एक रिकॉर्ड तादाद बनाएगी। कई सारे श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह सुबह सुबह यहाँ बालटल में हेलीपैड के बाहर कतारों में लग जाते हैं और अब की बार जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे उसके चलते जो हैं देश भर के श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई थी। इस साल 62 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। जब 24 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा मंदिर में हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं, तो जाहिर है अभी बाकी बचे 38 दिनों में ये संख्या कहीं ज्यादा होगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल यानी कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है और इसे मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। विजय दिवस के लिए जोश, उत्साह और जज्बे में कोई कमी नहीं है। इसी की 2 तस्वीरें अब आपके सामने। कारगिल युद्ध में जीत के 24 साल पूरे होने पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से निकली महिला मोटरसाइकिल रैली श्रीनगर पहुंच चुकी है और कल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध स्मारक पर ये बाइक रैली समाप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ सेना के पर्वतारोहियों की एक टीम ने माउंट कुन पर चढ़ाई की। उन्होंने पर्वत के शिखर पर योग प्रदर्शन भी किया। देश 24वीं सालगिरह करगिल युद्ध की विजय की मना रहा है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उसकी तैयारियां यहां करगिल द्रास में कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि जहां पर मैं ये खड़ा हूं, ये मेरे पीछे जो हैं कुछ निशान है उस युद्ध के जो 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 24 साल पहले उसी दिन को जो है समाप्त हुआ था जब भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में विजय की घोषणा की थी। तब इस जंग में क्या हुआ था, खुशकिस्मती से 1999 का करगिल युद्ध मैंने भी कवर किया और ये जो पूरा इलाका ये पहाड़ का है, यहाँ पर ये तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी फौज घुस आई थी और इसके ऊपर जितने भी ये माउंटेन टॉप्स हैं जो पहाड़ी ऊंचे दर्रे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने इस तरह के बैंकर जो यहाँ पर कुछ कैप्चर किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, इस तरह के बैंकर जो हैं सर्दियों के दौरान 99 के जाड़े के मौसम के दौरान इस तरह के फैब्रिकेटेड बैंकर्स को
इन चोटियों पर पहुंचाया और उनमें घुसपैठिए जो है पाकिस्तानी सेना के, वो उनमें बैठ के वहां पर बैठे रहे। जबकि भारतीय और पाकिस्तानी सेना की तब तक ये एक सहमति बनी हुई थी कि सर्दियों के दौरान, क्योंकि यहाँ -50-60 डिग्री तक तापमान सर्दियों के मौसम के दौरान जाता है, तो दोनों देशों की सेनाएं जो हैं इस पूरे इलाके को खाली छोड़ती थी। लेकिन विश्वासघात कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया और उस गैर मौजूदगी जो भारतीय सेना की थी उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस तरह के पोस्ट्स जो हैं इन पहाड़ों पर लाए और उनमें 4 से लेकर 6 पाकिस्तानी सेना के लोग रहने लगे। और ये जो पूरा इलाका था, ये पाकिस्तान के इनके पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तानी सेना ने जो है कहीं ना कहीं गैर कायमी तौर पर उन पर कब्जा जमाया था। जहाँ तक कि ये टाइगर हिल है, इस पर सबसे ज़्यादा भीषण कारगिल युद्ध की लड़ाई हुई थी जो कई दिन तक चली थी और 26 जुलाई 1999 को बिल आखिर पाकिस्तानी सेना को भारतीय इलाका छोड़ना पड़ा। उनको यहाँ से यहाँ इन घुसपैठियों को यहाँ से निकाला गया और भारतीय सेना ने युद्ध में विजय की घोषणा की। तभी से हर साल कारगिल युद्ध की जो है सालगिरह कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाती है, जहाँ पर कारगिल युद्ध में देश के उन सभी शहीदों को सम्मानित किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश को विजय दिलाई थी। अशरफानी, द्रास, कारगिल। और अब बात उस इवेंट की जिसके लिए दिल्ली सजती संवरती जा रही है। G20 के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। इसके लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। ये नए भारत की तस्वीर है, भव्य, विशाल और आधुनिक। G20 के लिए राजधानी दिल्ली की तैयारी है। ये प्रगति मैदान के नए इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO कॉम्प्लेक्स की झलक है। 123 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स तमाम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस है। इस हॉल में ऐसी दीवारें हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से इसे 3 अलग अलग हॉल में भी बदला जा सकता है। इन्हीं तमाम खूबियों की वजह से IECC कॉम्प्लेक्स यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ने दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जगह बनाई है। इस कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की क्षमता से भी ज्यादा है, जहां महज 5500 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है। यहाँ 3000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक MP थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ प्रदर्शनी, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। इसी परिसर में 4 फ्लोर वाला एक मेगा कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 24 मीटिंग रूम, 2 ऑडिटोरियम और 2 हॉल मौजूद हैं। यहाँ आने वाले लोग बेहतरीन अनुभव साथ लेकर जाएं, इसके लिए हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया है। इस कन्वेंशन सेंटर के परिसर में 4800 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। यहाँ के रास्तों को छायादार बनाया गया है। जाहिर है इस इमारत की भव्यता विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी की भारत की क्षमता का परिचय तो देती ही है, साथ ही बदलते परिवेश में नए हिंदुस्तान के जज्बे से भी रूबरू कराती है। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि लोन वसूली के वक्त कठोर कदम न उठाएं और वसूली के दौरान मानवीय रवैये अपनाएं। खुद वित्त मंत्री ने माना है कि लोन वसूली के दौरान कुछ बैंक ग्राहकों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं। बैंकों को मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि लोन वसूली पर भारतीय रिजर्व बैंक के कई दिशा निर्देश भी हैं, जिसके मुताबिक बैंक का लोन रिकवरी एजेंट ग्राहक को केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकता है। बैंक ग्राहक की गोपनीयता का भी ख्याल रखेगा। साथ ही साथ ग्राहक को शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर होता भी है तो ग्राहक RBI से शिकायत कर सकता है। The honourable member has raised a very sensitive issue.
I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. टमाटर के बढ़ते दामों से हर कोई परेशान है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए महंगाई के इस मोर्चे पे राहत की खबर आई है। अब दिल्ली में 70 रुपए किलो के दाम से लोग टमाटर खरीद सकेंगे। सरकार की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंपनी NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है। NCCF के मुताबिक ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक सस्ता टमाटर पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि ONDC एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे 31 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। इस सुविधा के तहत ONDC के जरिए एक ग्राहक एक बार में केवल 2 किलो तक ही टमाटर ऑनलाइन खरीद सकता है। भारत अपनी विविधता, संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ खान पान के लिए भी मशहूर है। यहाँ कई ऐसे व्यंजन खाने को मिलते हैं जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी पसंद किया जाता है। बात करें कर्नाटक की तो वहां के मैसूर पाक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना ली है। दुनिया की शीर्ष 50 स्ट्रीट मिठाइयों में मैसूर पाक को 14वां स्थान मिला है। इसके साथ ही कुल्फी ने लिस्ट में 18वां स्थान पाया है। टेस्ट एटलस ने ये लिस्ट जारी की है। एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तभी से वो इसमें कई बदलाव कर रहे हैं। इस बार उन्होंने ट्विटर का ही नाम बदल डाला, उसे भी एक्स शब्द से जोड़ दिया। लेकिन इसी बीच ट्विटर के नाम को लेकर अमेरिका में एक पेच भी आया जो सुर्खियों में आ गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पे चर्चाएं तेज हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। ट्विटर का नाम और लोगो बदलने पर एक ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट लेकर आई है अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को पुलिस। इन्हीं तस्वीरों में सब कुछ छिपा है। ये अमेरिका में ट्विटर का हेडक्वार्टर है, जहां उसका नाम छिपाने की तैयारी चल रही है। क्रेन पर चढ़कर कुछ अक्षरों को हटाने का काम शुरू भी हो गया था, लेकिन तभी वहां एंट्री हुई पुलिस की। उसके कुछ जवान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ट्विटर हेडक्वार्टर की दीवार पर लिखे नाम को हटाने का काम रुकवा दिया। कहा जा रहा है कि दीवार से ट्विटर का नाम हटाने को लेकर जो क्रेन और दूसरे इक्विपमेंट लाए गए थे, उसके लिए इजाजत नहीं ली गई थी। ऐसे में पुलिस ने इन पर आपत्ति जताई है। हालांकि इससे पहले ट्विटर चीफ एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने साफ किया था कि अब से ट्विटर का नाम एक्स होगा। साथ ही इसके URL में भी एक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इस तरह अब x.com लिंक पर क्लिक करने पर ही ट्विटर खुल रहा है। खुद ट्विटर चीफ एलन मस्क ने अपने प्रोफाइल के बायो में से इसका लिंक शेयर किया है। ये लिंक है x.com। मस्क के अलावा उनकी कंपनी ट्विटर ने भी अपने ट्वीट अकाउंट में एक्स लोगो चिपका दिया है। साथ ही बायो में भी सिर्फ 1 लेटर एक्स लिखा हुआ है। वैसे एलन मस्क के नाम ट्विटर के अलावा और भी कई कंपनियां हैं। इनमें एक है टेस्ला तो दूसरी है SpaceX, यानी एक और कंपनी में एक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उनकी और कंपनियों में भी एक्स लेटर पर जोर है। लेकिन आखिर एलन मस्क का फेवरेट एक्स क्यों है? आखिर उन्हें इस एक शब्द से इतना लगाव क्यों है? तो इसका जवाब करीब 25 साल पीछे जाकर मिलता है। एलन मस्क का एक्स लेटर से नाता साल 1999 से है। उस दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com बनाई थी, जो लोन और दूसरी फाइनेंशियल सेवाएं देती थी। x.com मस्क के लिए भावनात्मक तौर पर काफी अहमियत रखता है। उनकी एक और कंपनी SpaceX में भी एक्स शब्द जुड़ा है। साथ ही मस्क की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम भी XAI है। ये कंपनी उन्होंने इसी महीने 12 जुलाई को बनाई थी। और तो और साल 2020 में मस्क ने अपने एक बेटे का नाम भी एक्स से शुरू किया था।
माना जा रहा है कि एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ऐप में एक्स शब्द का इस्तेमाल करते हुए नए प्रयोग करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी सभी कंपनियों के ब्रांड को एक्स से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मस्क एक्स शब्द को अपनी सफलता की गारंटी मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ट्विटर का नाम बदलने से भी गुरेज नहीं किया, जबकि पिछले 18 वर्षों में ट्विटर अपनी एक खास जगह बना चुका था। उसका नाम सोशल मीडिया यूजर्स की जुबान और उंगलियों पर बस चुका था। उसकी चिड़िया की उड़ान काफी ऊंची थी, लेकिन अब ये चिड़िया एलन मस्क के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।